brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मुंबई का एक सबब इलाका है जिसे मालवानी के नाम से जानते हैं। इसी मालवानी इलाके में एक रोड है जिसे मारवे रोड कहते हैं। मारवे या मरवे होगा, जो भी है। और ये जो रोड है, इस रोड में 23 सितंबर 2025 यानी इसी साल की बात है, 23 सितंबर 2025 एक लड़की की सेमी न्यूड बॉडी मिलती है। ज़्यादातर कपड़े शरीर से गायब हैं और जो बॉडी है उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद उस लड़की की हत्या गला घोंटकर की गई है। ये बॉडी जहाँ पर मिली थी वो एक सुनसान जगह थी, एक आइसोलेटेड स्ट्रेच था। तो जब लोगों की नज़र इस लाश पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची और इस बॉडी को रिकवर करने के साथ साथ पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की कि भाई आप में से क्या कोई इस लड़की को जानता है, किसी ने कहीं इलाके में आसपास देखा है। सारे सवालों का जवाब जो है वो ना में मिला। पुलिस ने इसे रिकवर किया और रिकवर करने के बाद पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भिजवा दिया। कुछ दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वही बात निकली जिस बात की आशंका थी, लड़की की हत्या गला घोंटकर की गई थी। इस बीच जब तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती तब तक पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया उस लड़की की आइडेंटिटी पता करने की कोशिश में, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। मौका वारदात पर उस लड़की का पर्स, मोबाइल फ़ोन या ऐसी ही कोई दूसरी चीज़ें नहीं मिली थी जिससे पुलिस उसकी पहचान पता कर पाती। तो मामला थोड़ा टफ पुलिस के लिए ज़रूर था, लेकिन पुलिस को अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेट करना था। सब कुछ इतना इजी तो होता नहीं। तो पुलिस ने वो जो बॉडी है उसकी तस्वीरें सर्कुलेट की और बॉडी के साथ जो भी मामूली कपड़ा था उन कपड़ों की भी पुलिस ने अलग से तस्वीरें क्लिक की और बॉडी के अलग अलग एंगल से फ़ोटोग्राफ क्लिक करके पुलिस ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस तस्वीर को सर्कुलेट किया। और जिस इलाके में ये बॉडी मिली थी उस आसपास के इलाके में जितने लोग हैं, जितनी आबादी है, वहाँ भी सोशल वर्कर्स को और आम लोगों के बीच में पुलिस ने व्हाट्सएप के ज़रिए ही इस लड़की की तलाश, इस लड़की की पहचान पता करने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस की ये एक्सरसाइज जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला, नतीजा सामने आया और पता चला कि ये लड़की जो है तकरीबन 40 साल के आसपास की बेसिकली एक महिला थी और एक सेक्स वर्कर थी। पहचान अब पता चल चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि इस महिला की हत्या किसने की, क्यों की और क्या इंटेंशन था। ये सारे सवाल थे। पुलिस ने उस इलाके में जो दूसरी लड़कियां फ्लैश ट्रेड से या सेक्स वर्कर्स के तौर पर जुड़ी हुई हैं इस जिस्म फरोशी के धंधे से, उन लड़कियों से अब पुलिस ने राब्ता कायम करने का फ़ैसला किया, बातचीत करने का फ़ैसला किया। पुलिस इस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए उन इलाकों में, उन मोहल्लों में गई जहां सेक्स वर्कर्स रहती हैं और उनसे पुलिस ने पूछताछ की, बात की। पुलिस से बातचीत करने पर, पुलिस ने जब सेक्स वर्कर्स से बातचीत की तो वहाँ से पुलिस को एक दूसरी लीड मिली। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लड़की की पहचान हो चुकी थी और वो काम क्या करती थी ये भी क्लियर हो चुका था। अब जो दूसरी लीड पुलिस को पता चली वो ये पता चली कि 23 सितंबर से कुछ ही रोज़ पहले, एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन कुछ रोज़ पहले उस लड़की को किसी ने एक ऑटो रिक्शा में पिक किया था। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी दुनिया और ऑटो रिक्शा में पिक करना ये कोई बहुत अनयूजुअल सी बात तो है नहीं। ऑटो रिक्शा एक बहुत ही कॉमन व्हीकल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो कौन सा ऑटो रिक्शा है, किसने पिक किया था, ये भी एक सवाल है। और ये सवाल जो है वो अपने आप में भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाली बात है। लेकिन जब बातचीत हुई और माइन्यूट लेवल पर और डिटेलिंग के लेवल पर बातचीत हुई तो ये पता चला कि जिस ऑटो में इस लड़की को पिक किया गया था उस ऑटो में कोई पैसेंजर नहीं था, बल्कि ऑटो ड्राइवर ने ही इस लड़की को पिक किया था। अब ये एक बड़ा ही वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी इस पूरे मामले में कि एक ऑटो में ये लड़की गई और ऑटो में कोई पैसेंजर नहीं था। यानी इस लड़की का अगर कोई
क्लाइंट था तो वो ऑटो ड्राइवर ही था। ये एक जानकारी पुलिस को मिली। अब पुलिस ने उस एरिया में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस ने एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में वो सारे सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग शुरू की और इस स्कैनिंग को करते करते पुलिस को एक ऑटो रिक्शा पर पुलिस ने ज़ीरो इन किया, जिस ऑटो रिक्शा में इस घटना से पहले रात को एक लड़की बैठकर जाती हुई दिख रही थी। और सबसे ख़ास बात ये थी कि उस ऑटो रिक्शा से उसका पिंक कलर का दुपट्टा लगातार हवा में लहरा रहा था। यानी वो कुछ ऐसे बैठी थी कि दुपट्टा बाहर हवा में लहरा रहा था पिंक कलर का। और काफ़ी दूर तक पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा को फॉलो करने की कोशिश की, तो जहाँ तक सीसीटीवी में तस्वीरें दिखी, ज़्यादातर जगहों पर वो दुपट्टा लहराता हुआ दिख रहा था। यानी ये दुपट्टा जो है वो बाय चांस नहीं लहरा रहा था, बल्कि वो महिला जानबूझकर ही इस तरह से बैठी थी, वो लड़की जानबूझकर इस तरह से बैठी थी। अब पिंक कलर का ये जो दुपट्टा था, क्या इस घटना से पहले उस लड़की ने पिंक कलर के ही कपड़े पहने थे क्या? पुलिस को अब इस बात का पता करना था, लेकिन जिस्म पर जो कपड़े पुलिस को मिले थे उनकी हालत ऐसी नहीं थी जिससे बहुत ज़्यादा पता चल पाता कि एग्जैक्टली कपड़े का डिज़ाइन या कलर क्या है। वो कीचड़ वगैरह में ख़राब भी थे। तो इस बीच पुलिस ने जिन सेक्स वर्कर्स से बातचीत करके इस लड़की की पहचान पता की थी, उनको पुलिस ने ये फुटेज दिखाया सीसीटीवी का, और साथ में उन सेक्स वर्कर्स से इस लड़की के प्रीवियस डे पर पहने गए कपड़ों के बारे में भी पता किया। तो पता चला कि वाकई ये महिला जो है इस घटना से ठीक पहले एक पिंक कलर का सूट पहने हुई थी और ख़ासकर पिंक सलवार पहनी थी जो मैच करता था उस दुपट्टे से। ये धीरे धीरे पुलिस की जानकारी और क्लियर होती जा रही थी और ये पता चल रहा था कि ये वही लड़की है जिसकी लाश वहाँ मालवानी इलाके में मिली है। मतलब एक तरह से सारे पॉइंट्स को जोड़कर पुलिस अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि इस लड़की को एक ऑटो वाले ने पिक किया था और लड़की ने मर्डर से पहले एक पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। दुपट्टे से भी इस बात की तस्दीक हो रही थी, लेकिन वो ऑटो वाला कौन था अभी ये पता करना बाकी था। तो उस एरिया में जो ऑटो वाले ऑपरेट करते हैं उनका भी एक एसोसिएशन होता है। उस एसोसिएशन के लोगों से जाकर पुलिस ने बातचीत की और अब तक पुलिस जो छानबीन कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उससे उस ऑटो के नंबर प्लेट का भी पता चल गया था। तो उस नंबर प्लेट को दिखाकर पुलिस ने पूछा कि ये ऑटो कौन चला रहा था, क्या है। तो पता चला कि कुछ रोज़ पहले तक ये ऑटो चंद्रपाल सिंह उर्फ नेता नाम का एक आदमी चला रहा था। ये चंद्रपाल सिंह नेता मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, मथुरा का। और जब ये घटना हुई थी उससे बमुश्किल 2 हफ्ते पहले वो मुंबई आया था उत्तर प्रदेश से और उसने ऑटो चलाने की शुरुआत की थी। ऑटो आपको पता है 2 तरीके से पूरे देश में ऑपरेट होते हैं। एक तो ऑटो कोई ख़रीद ले, खुद ही ओनर उसको ड्राइव करे, चलाए, और ज़्यादातर ऑटो या रिक्शाज़ ऐसे होते हैं जिसका मालिक कोई और होता है और वो किराए पर जो है उन गाड़ियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर चलवाते हैं, तो ड्राइवर कोई और होता है। तो इस मामले में भी ऐसा ही था। ये जो चंद्रपाल सिंह उर्फ नेता था, ये वहाँ आकर किराए पर ऑटो लेकर चला रहा था, लेकिन इस घटना के बाद वो गायब हो चुका था, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया कि ज़रूर इस घटना में चंद्रपाल सिंह का हाथ है और उसके अलावा और कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो पुलिस ने इसको लोकेट करने की कोशिश शुरू की, चंद्रपाल सिंह को, लेकिन उसकी लोकेशन मुंबई में नहीं बल्कि मथुरा में मिल रही थी। तो पुलिस की एक टीम फ़ौरन मथुरा के लिए रवाना हुई। वहाँ ये अपने घर में तो नहीं था, लेकिन अपने एक रिलेटिव के घर में छुपा हुआ था। उसका मोबाइल फ़ोन इत्तेफाक से स्विच ऑन था, तो उसे ज़ीरो इन करने में, उसे ढूंढने में पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं हुई। शुरू में जो इन्वेस्टिगेशन में हुई वो तो हुई, लेकिन मथुरा पहुंचने के बाद उसके रिलेटिव के घर तक भी पुलिस आसानी से पहुंच गई और उसे पुलिस ने पिक कर लिया, अरेस्ट कर लिया। जब उससे शुरुआती पूछताछ हुई तो उसने फ़ौरन अपना जुर्म कबूला और उसने कहा कि हाँ, उसने उस सेक्स वर्कर लड़की की 23 सितंबर से पहले रात को ही गला घोंटकर हत्या की थी और हत्या करने के बाद सुनसान जगह पर उसने लाश फेंकी थी इस इरादे से कि शायद उस लड़की की पहचान पता न हो पाए और वो कभी पकड़ा न जाए। लेकिन उसे डर भी था कि कहीं पोल खुल गई तो, इसलिए वो मुंबई छोड़कर यूपी चला आया था। पूछा पुलिस ने कि भाई क्यों ऐसा किया, क्यों मारा, तो उसने कहा कि मैंने पिक किया था और जितने पैसे पर हमारी उससे बातचीत हुई थी उस पैसे को लेकर मेरा उससे कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया। उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मैं रुक नहीं सका, मैंने उसकी हत्या कर दी। तो देखा जाए तो मतलब हत्या करने जैसी वजह नहीं है। हालांकि हत्या एक ऐसी चीज़ है जिस
जिसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, सिवाय आत्मरक्षा में अगर कोई किसी को मार दे तो वो जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाई मेरी जान को खतरा था तो मैंने मार दिया। अदरवाइज़ हत्या के लिए मेरे हिसाब से करोड़ों अरबों रुपए भी कम है। आपको यह हक नहीं है कि आप किसी की हत्या करें। कानून है, पुलिस है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। तो खैर ये था पूरा मामला, और एक पिंक दुपट्टे के सहारे और डोर टू डोर लोगों से जाकर बातचीत करके पुलिस ने किस तरह से एक ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व किया, ये एक केस स्टडी थी। मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूं हमेशा की तरह। और इस स्टोरी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक दिन पहले मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक लड़के ने महज 4 दिन के अंतराल में 2 शादियां कर ली। पहली 4 दिन के अंतराल में, क्योंकि पहले वो एक शादी कर चुका था और वो कोर्ट मैरिज उसने पहले किया था, बाद में उसने मंदिर में भी शादी की और सब कुछ किया, और इसके बाद दूसरी शादी उसने की बड़ी खामोशी से, और उसके बाद उसकी पोल एक लंबे अंतराल के बाद जाकर खुली, जिसमें दोनों पत्नियों ने इत्तेफाक से एक दूसरे से बात कर ली एक्सीडेंटली, और पता चल गया कि वो जिसे अपना पति समझ रही है वो बेसिकली किसी और का भी पति है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। उस केस पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो आइए कुछ कमेंट्स आज पढ़ता हूँ, क्योंकि आज जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई वो ऐसे भी थोड़ी क्रिस्प और कंसाइज्ड है, छोटी है, तो आप लोगों के सवालों का जवाब देने का भी ये अच्छा वक्त है। आस्क स्टार्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि बहुत ही संस्कारी लड़का निकला। वैसे बेसिकली वो जो कहानी है जिसके बारे में उन्होंने कमेंट किया है, उसमें एक लड़की के साथ जो आरोपी लड़का है उसके अफेयर की शुरुआत सिर्फ इसी बात से हुई कि वो एक लाइन में खड़ा था, खाने की लाइन में, मैरिज पार्टी में, और पीछे ये लड़की आई तो उसने वो जगह उस लड़की को छोड़ दी कि आइए आप पहले ले लीजिए, और वो लड़का हट गया। तो ये जो जेस्चर था उस लड़के का, वो इस लड़की ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और इतना अप्रिशिएट किया कि वो उस लड़के पर काफ़ी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इम्प्रेस्ड हो गई। उसके बाद लड़के के साथ उसकी बातचीत शुरू हुई और लव अफेयर की शुरुआत हो गई। तो एक छोटा सा जेस्चर जो एक शिष्टाचार है, उसकी वजह से उस लड़के ने इस लड़की के दिल में जगह बनाई। लेकिन बाद में उसी शिष्टाचार वाले लड़के ने ज़िंदगी में ऐसा भ्रष्टाचार किया कि उसने इस लड़की से शादी की और इसे धोखा देकर दूसरी लड़की से भी शादी कर ली। तो मैं जब वो स्टोरी आप लोगों को सुना रहा था तो उसमें मैंने पहले जब वो घटनाक्रम आपको नैरेट कर रहा था, सुना रहा था, बता रहा था, तब मैंने बताया था कि लड़का बहुत ही, मतलब अपने संस्कार या अपने बिहेवियर की वजह से वो लड़की के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहा। तो हमारे ये जो दर्शक हैं इन्होंने कुछ फ़नी इमोजीज़ के साथ उस संस्कारी लड़का वाली बात को लिखा है। तो AK स्टार्स के नाम से आईडी है। सारंग चौहान जी रेगुलर कमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि वो जो दोनों लड़कियां, जिन दोनों लड़कियों को एक लड़के ने चीट किया, दोनों ने आपस में मिलकर इस लड़के को सबक सिखाने की कानूनी तौर पर जो ठानी है, उसको उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया और कहा है कि ये सही मायने में नारी शक्ति वाली बात है। गौरव वत्स ने भी कमेंट किया है, डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, हु लव्स समवन फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हिज हार्ट गेट्स betrayed, but who ditches someone gets more and more to ditch off। खैर देखिए, ये अलग अलग केस स्टडीज़ हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं। मतलब वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोग जो है वो दिल से किसी को चाहते हैं, लेकिन दिल से चाहने वाले लोगों को भी धोखा हाथ लगता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब धोखेबाज को भी धोखा हो जाता है, ऐसा भी होता है। और दिल से चाहने वाले प्रेमी जोड़ों को मुकाम मिलता है और वो साथ रह पाते हैं, कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देता। इस तरह की हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरीज़ भी होती है। तो एनीवे, सुमित महातो दास, इन्होंने लिखा है कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ऐसे ही टफ टाइम में अगर सभी औरतें एक दूसरे का साथ दें और सहारा बने तो समाज से बहुत कचरा कम हो जाएगा। बहुत इन्होंने सही बात लिखी है। बेसिकली सुमिता महातो है मेरे ख्याल से, हाँ सुमिता महातो जी है। असल में ये एक बहुत ब्राइट साइड है इस स्टोरी का,
आम तौर पर आप देखते होंगे जब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जिसमें एक लड़का या दो लड़की और दोनों के साथ धोखे से उस लड़के ने शादी कर ली, तो हमने ये देखा है कि दोनों लड़कियां भी आपस में बुरी तरह लड़ती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसने मेरा हक मार लिया और दूसरी लड़की को लगता है कि पहली वाले ने मेरा हक मार लिया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, मतलब वो झगड़ती बहुत हैं। लेकिन यहाँ पर इन लड़कियों ने बड़ी समझदारी दिखाई और उन्होंने ये समझा कि असल में दोनों लड़कियों के साथ लड़के ने धोखा किया है, किसी ने किसी का हक नहीं मारा। तो और फिर ये दोनों यूनाइटेड हो गई और यूनाइटेड होकर अब ये अपने ही पति को, बेशक अब उसे पति कहना भी शायद सही नहीं होगा, सबक सिखाने की ठानी है और मुकदमा वो लड़ रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। रिकी सलारिया ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू वेरी मच रिकी जी, आप हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, आई एम ग्रेटफुल। जेबी सिंह ने भी कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि खुशबू की फैमिली को भी खुशबू का साथ देना चाहिए। बिल्कुल इन्होंने सही बात लिखी है। बेसिकली जो पहली लड़की है वो अपने घर वालों की रजामंदी के उलट जाकर उसने इस लड़के से शादी की थी, तो घर वालों ने थोड़ी दूरी बना ली थी उस लड़की से। तो इसीलिए अब वो लड़की जो एक तरह से आज की तारीख में विक्टिम है, वो दूसरी लड़की जिसके साथ शादी हुई थी उसके घर में आकर रह रही हैं। तो जेबी सिंह साहब का ये कहना है कि खुशबू के घर वालों को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, लव मैरिज अगर की है तो मतलब उसने किसी की हत्या नहीं की, दिल ज़रूर तोड़ा होगा माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप की उम्मीदें होती हैं, लेकिन माँ बाप को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और मेरे हिसाब से खुशबू को माफ़ करके इस मुसीबत में, इस लड़ाई में उसका साथ देना चाहिए। घर के लोग जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको चाहिए कि वो खुशबू का साथ दें। सुब्रतो मुखर्जी का कमेंट है, उन्होंने एक करेक्शन मुझे बताया कि 1 दिसंबर होगा सर, 1 अक्टूबर नहीं। डेट को लेकर तो मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ। एनीवे, टेंडोल ने कमेंट किया है, थैंक यू बनर्जी साहब एंड टीम, थैंक यू वेरी मच आपका भी। प्रेम सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। महिर्षि का कमेंट है, इतनी छोटी सी बात पर लड़कियां कैसे इम्प्रेस हो जाती है, हद है, इन्होंने ये कहा। देखिए, छोटी सी बात पर इम्प्रेस होने की शुरुआत होती है, थोड़ा सा झुकाव, थोड़ा सा इन्फैचुएशन या लगाव होता होगा तो और आगे बात बढ़ जाती है। अदरवाइज़ इम्प्रेस तो हम 24 घंटे में कई बार अलग अलग लोगों से होते हैं, कभी नेगेटिवली हो जाते हैं, कभी पॉजिटिवली इम्पैक्टेड हो जाते हैं। तो सॉरी, कभी नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो जाते हैं, कभी पॉजिटिवली इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ये तो बहुत मतलब नेचुरल बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी बात पर उसे दिल दे बैठी और तय कर लिया कि बस इसने खाने की प्लेट मुझे पहले दे दी तो मैं शादी कर लूँ, ऐसा भी नहीं है दोस्त। तो योगेश धरने ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। शमी अहमद साहब का कमेंट है। योगा विथ विकास ने एक बड़ा दिलचस्प कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ 40 साल की उम्र होने को आई, मेरी शादी नहीं हुई और ये लड़का धोखेबाज ये दो लड़कियों से शादी कर रहा है। तो इसमें दर्द भी है और ह्यूमर भी है। तो मेरी शुभकामनाएं योगेश, आप जल्दी से शादी करें। और राजेश ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा है कि ऐसे जो धोखेबाज किस्म के लोग हैं और पति हैं उनको सज़ा होनी चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। प्रदीप भामदू जी रेगुलर हमारे लिसनर हैं, कमेंट भी करते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है। अशरफ गिरच, ऐसा कुछ सरनेम है, सरनेम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अशरफ ने कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। जय अवस्थी जी का कमेंट है और इसके अलावा नंद जी सिंह का कमेंट है। इन्होंने लिखा है कि जो भी हुआ ठीक हुआ, ऐसे गैर जिम्मेदाराना शादी का हाल ऐसा ही होना चाहिए। नहीं नंद जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, आदमी अपनी ज़िंदगी के फैसले तो ले सकता है ना, मतलब गैर जिम्मेदाराना शादी आप किसे कहेंगे। पहली लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा किया, क्या किसी पर भरोसा करना गलत है? भरोसा करना गलत नहीं है, भरोसा तोड़ना गलत है। तो इसीलिए आप ये मत कहिए कि जो हुआ सही हुआ। पहली लड़की की बात बता रहा हूँ। अब दूसरी लड़की की अगर बात करें तो अगर दूसरी लड़की और उसके घर वालों को पता होता कि उसका होने वाला पति या उनका होने वाला दामाद पहले ही किसी से शादीशुदा है, तो क्या वो उस शादी पर आगे बढ़ते? नहीं बढ़ते। तो उन लोगों के साथ भी धोखा हुआ। तो जिसने धोखा दिया आप उसे दोषी कहें, ये तो अच्छा लगता है, लेकिन इस मामले में दोनों लड़कियों में से किसी को भी दोषी कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। झुंझलाहट आपकी हो सकती है, लेकिन दोषी नहीं कह सकते, सही हुआ ऐसा भी नहीं कह सकते। AS गिराली के नाम से एक आईडी है, राम राम सर इन्होंने लिखा है और प्रशांत सिंह ने भी कमेंट किया है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारे लोगों का धन्यवाद, इतने लोगों ने कमेंट्स किया है। आप सारे लोग कमेंट करते भी हैं, सुनते भी हैं, ऐसा ही प्यार देते रहिए। फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।